बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, एक आसिफ अली जरदारी सब पर भारी या फिर शेर एक बारी फेर, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम मुकाबिल में। मगर इसके साथ साथ पंजाब के अंदर चूँकि सियासी मैदान सक चुका है और इस सियासी खेल के अंदर से हमें तहरीक इंसाफ बज़ाहिर आउट नज़र आ रही है। सवाल यह कि क्या ये इंतखाबी मुकाबला आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और कहने को तो ये वाकई एक सियासी कचरा है, मगर तमाम लोग इस कचरे को, इस सियासी कचरे को गले लगाने के लिए भी हमें तैयार नज़र आ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब के तज़िये के अंदर के इंतकाम पीटीआई के अंदर क्या नून लीग ने मैदान को खाली छोड़ दिया, जिसे पुर करने की कोशिश हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और एक तफसीली बात का वादा गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया जेल से रिहाई के बाद, मगर वो वादा वफा क्यों नहीं हो सका, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। और इकॉनमी के ऊपर जब बात करने जाएंगे तो बज़ाहिर तकरीबन कहा जा सकता है कि 30 घंटे ही बाकी रह गए हैं। दहशतनाक जो बजट है मज़ीद कितनी दहशत फैलाएगा, तनख्वाहों में इजाफा होगा नहीं होगा, एक आम आदमी की पेंशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, या सबसे बड़ा सादा सा और आम सा सवाल है रोटी सस्ती मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं बड़ी तफसील के साथ। मगर सबसे पहले आमिर साहब की तरफ चलते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर। आमिर साहब, बड़ा ही क्लियर कट सा मैं एक सवाल आपके सामने रख देती हूँ। पंजाब के अंदर बड़ी जगहों पर, चूंकि मैं इस वक्त लाहौर शहर में हूँ, बड़ी जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें झंडे भी नज़र आ रहे हैं, बैनर्स भी नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है इस वक्त पंजाब सूबे के अंदर। क्या ये कहना दुरुस्त होगा, ये तासुर दुरुस्त है कि इक़्तिदार का जो हुमा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर बिठाने की तैयारी कर ली गई है? नहीं, तैयारी के अंदर तो बहुत सारे तैयारी चाहे कर ली हो, मगर ये हुमा बिठाने के लिए बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। मगर दाद देनी पड़ती है आसिफ जरदारी की कि तख्त लाहौर की रीकॉन्किस्टा यानी तस्खीर नौ के लिए जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं, क्या स्वैगर है, क्या गरूर है कि इलेक्शन जब होंगे जब मैं डिसाइड करूँगा। हाँ। और ये देखिए ना कि सारा कुछ दुनिया मेरे गिर्द घूम रही है, फैसला मैं कर रहा हूँ। और ये वो नून लीग के और सो कॉल्ड पीपल्स पार्टी के वो पीटीआई के गढ़ में बैठ के लाहौर में ये कह रहे हैं, जहाँ उनकी कोई एक भी सीट पिछले 20-30 साल में नहीं जीते हैं। तो ये जब वो उसमें फिर एक स्टेट्समैन लाइक बिल्कुल नेल्सन मंडेला मुझे तो लगे बिल्कुल, जिसमें उन्होंने अपना एक बुज़ुर्ग सियासतदान का रोल अदा किया, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ऑफ टुडे, कि जी वो सबको पार्टी चार्टर ऑफ इकॉनमी पेश किया उन्होंने कि बड़ा ज़रूरी है कि ये एक बुज़ुर्ग सियासतदान आके प्यारे बच्चों तुम्हें समझाता हूँ मुल्क के मसाइल कैसे हल करने हैं। और वो उन्होंने अपना पेश किया। और उसमें एक हंसी की बात भी थी, आयरॉनिक भी एक बात है कि इत्तेफाक राय तब होता है जब सारी पार्टीज टेबल पे बैठी हूँ। जो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की पीटीआई है, माने या ना माने, लास्ट इलेक्टोरल पार्टी तो सबसे बड़ी वही रही हुई है। तो वो बिल्कुल ये नहीं पता कि वो टेबल से ही गायब है। टेबल पे गायब के बगैर जो है ना चार्टर ऑफ इकॉनमी यानी सब का इकॉनमी के ऊपर इत्तेफाक जो है वो आसिफ जरदारी साहब लाएंगे। तो ये अब उसमें पता नहीं ये अब क्या ऑप्टिक्स बढ़ी हैं कि जिस तरह आपने भी फरमाया कि लाहौर के अंदर सारे उनके बैनर्स लगे हुए हैं, सारा कुछ उनका एक दिखावा दिखाया जा रहा है। तो तासुर ये दिया जा रहा है कि फ़ैसले जो है ना अब सबसे ज़्यादा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं और बाकी सवारियाँ पीछे बैठेंगी। और इवन के सवाल उसमें 2-3 आ जाते हैं। एक तो ये आ जाता है कि तेरा क्या होगा कालिया यानी नून लीग के आसिफ जरदारी साहब जो ये वहाँ पे लाहौर पंजाब टेक ओवर करेंगे, तख्त लाहौर की तस्कीर करेंगे, तो ये एट द कॉस्ट ऑफ नून लीग करेंगे, पीटीआई करेंगे। पीटीआई के लिए तो नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो नून लीग है। लाहौर जो अभी भी सेंट्रल पंजाब है वो नून लीग का और पीटीआई का मुकाबला है। तो वो पीटीआई के अलावा नून को भी तो काफ़ी बड़ा धचका लगेगा। तो आया ये कोई नून अलाउ करेगी कि उनके पास तो सिर्फ सेंट्रल पंजाब ही रह गया हुआ अभी, उनके पास वो ना सिंध में है ना केपी में है, बलूचिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, और पंजाब में भी साउथ में पिछली दफ़ा वो ना होने के बराबर थे। तो ये जीटी रोड पे पीपल्स पार्टी जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब एक तासुर दे रहे हैं कि बस मैं आ गया हूँ,
तो अब उसमें ये सबसे बड़ा नून लीग के लिए पहले तो सवाल होगा कि बातें ज़रूर हो रही हैं कि जनाब इलेक्टोरल अलाउंस हो जाएगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो के इकट्ठे जो है ना दोनों तीनों तरफ से बातें हो रही हैं कि इकट्ठे लड़ा जाए सब। दूसरा तो सवाल जो है वो पीटीआई का है कि पीटीआई के मतलब क्या फ़ैसला किया गया है कि आया उसको थोड़ा दफन करना है, आधा दफन करना है या पूरा ही दफन कर देना है। और उससे बड़ा सवाल ये है क्या ये दफन करना इतना आसान होगा कि रातों रात जो है वो पार्टी एक जो है ना गायब हो जाएगी, वर्कर गायब हो जाएंगे, लीडरशिप तो उनकी सेकंड टियर ऑलरेडी जेलों में है और मुकदमात भुगत रही है। तो उसका सबसे बड़ा सवाल ये था आज कि शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से कह के गए कि वो एक महीना जेल में सोचते रहे कैद तन्हाई में और बड़ी चीज़ें उनको समझ आई। तो उससे लोग हर किस्म का मतलब निकाल रहे थे, पता नहीं कोई नई रोशनी नज़र आ गई है या पुरानी रोशनी की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने आज हम उम्मीद कर रहे थे कि चेयरमैन साहब से मुलाकात जो करेंगे उसके बाद शायद कोई इशारा दें जिससे पता चले कि चेयरमैन क्या सोच रहे हैं। क्या वो कोई बैक सीट पे रोल लेना पसंद करेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना फेस बनाएंगे, या क्या सोच उनकी है। ये शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं क्योंकि चेयरमैन के बाद फिर ये वाइस चेयरमैन जो है ना वो शाह महमूद कुरैशी साहब ही हैं कि जो उनका मुतबादल हो सकते हैं या उनके सेकंड इन कमांड हो सकते हैं। तो उन्होंने किसी से बात नहीं की, कोई इशारा नहीं दिया। तो ये काफ़ी सारे सवालात हैं अभी। ओवरऑल ही पीटीआई के ऊपर भी सवाल हैं, नून लीग के ऊपर भी सवाल हैं और पीपल्स पार्टी पे जितना मर्जी वो बड़ा अपने एरोगेंटली नेल्सन मंडेला बन जाएं, मगर वो अभी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से ये इतनी जल्दी पंजाब की तस्कीर नहीं होगी। और अभी तक उनके यहाँ कोई जो लोग शामिल हो रहे हैं वो बड़े वगैरह वगैरह टाइप हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे लोग हैं। अभी तक कोई बड़ा आदमी आया नहीं है पीपल्स पार्टी पंजाब में कम से कम जो है। बाकी मुझे एक चीज़ जो उसके अंदर लास्ट एक मजाक का पहलू समझ लें या आयरनी समझ लें, वो ये थी कि हमारे ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे सियासत बहुत नज़रियाती होती थी, या वो दाएं बाजू के लोग होते थे, बाएं बाजू के लोग होते थे, वो सुर्खे होते थे, वो एशिया सब्ज़ है, एशिया सुर्ख है, इस टाइप की बहसें चलती थी। तो अभी तो पता नहीं आजकल की जो लीडरशिप है तमाम ही पार्टीज़ की, इमरान खान चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, इनके दाएं बाएं के लेफ़्ट राइट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। मगर आज एक उन्होंने जुमला कहा, क्योंकि उन्होंने बिजनेसमैनों को बताया, फार्मूला बताया कि तरक्की करने का क्या फार्मूला है, कि उसमें क्या प्राइवेट सेक्टर जो है ना, ये पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स होगा और प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि पीपल्स पार्टी को अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी जो ना, ये पहले ही जरदारी की पीपल्स पार्टी, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नहीं है, इसका जो बुनियादी नारा है ना वो चेंज कर लेना चाहिए। बुनियादी नारा जो भुट्टो साहब ने लगाया था वो इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है और सोशलिज़म हमारी मईशत है। और सोशलिज़म से मुराद ये उनकी कम्युनिज़म या लादीनियत नहीं थी, उससे मुराद थी कि गरीब आदमी के लिए, जिस तरह मैं जिस जनरेशन में पढ़ा तो मिडिल क्लास के बच्चे, गरीबों के बच्चे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पाकिस्तान एशिया का बड़ा कॉलेज माना जाता है, मेरी कोई फ़ीस नहीं थी, मेडिकल कॉलेजेस की कोई फ़ीस नहीं थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई फ़ीस, यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस नहीं थी, ये सब मुफ्त होते थे। प्राइवेट स्कूलों के अलावा पब्लिक स्कूल जो थे गवर्नमेंट देती थी। तो ये गवर्नमेंट को बिल्कुल जो निकाल के आज कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास का बच्चा जो है इन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता अपने आप को। तो ये जो एकदम प्राइवेट सेक्टर पहले ही यहाँ गरीब अमीर का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पता नहीं इस बहस को वो कितना जानते हैं या समझते हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये एक मुल्क की इकॉनमी जो है ना, वो एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे नहीं बात कर रहे थे, वो एक बस अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहे थे। पता नहीं क्लासिकल सेंस में इकोनॉमिस्ट उसको किस तरह देख रहे हैं, लंबी बात हो गई है। मगर मैं इसको चाह रहा था कि जो पुराने लोग पीपल्स पार्टी के इस पे ज़रूर सोचेंगे कि ये इसका फिर मैनिफेस्टो बदले। आज उन्होंने बदल दिया है। सही है। एक और भी बड़ा आम सवाल आमिर साहब उठ रहा है। मुझे याद है आपने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था जब मैंने आपसे कहा जी मुख्तलिफ धड़े बन रहे हैं, पीटीआई की जो टूट फूट हो रही है, तो आपने कहा था कि धड़े जो है ना दो दो आने की जमातें हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त इतनी पॉलिटिकल हलचल है कि दो दो आने की जमातों वाले भी बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है पंजाब के अंदर।
नून लीग जो इसे अपना गढ़ समझती है, नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पे खामोश नजर आ रही, कहीं पे कोई बहुत बड़ी आवाज़ या बहुत बड़ा बयान आपको सुनने या देखने में नहीं मिल रहा। आपको उनकी ये खामोशी मानी खेज महसूस हो रही है या आपको लगता है कि किसी सतह पे कोई परेशानी मौजूद है नून लीग के लिए? ये मैंने कहा ये वक्त बताएगा कि सबसे बड़ा सवाल अभी ये बाकी जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं कि फ़लाने बंदे ने जहांगीर तरीन को कर लिया, ज्वाइन कर लिया, या छोटे मोटे जो क्यू लीग को चौधरी सरवर है, अभी ये इनके बारे में हवा भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। हाँ, नून लीग का बहुत बड़ा सवाल है। अब ये देखना ही यही है कि आया ये वो इसके पीछे की उनकी स्ट्रेटजी है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि आइंदा जो प्राइम मिनिस्टर उनके ख्याल में ये बात की बात है कि वो पॉसिबल होता है या नहीं होता। उन्होंने बिलावल भुट्टो को मान लिया है क्योंकि ये उनकी ये खामोशी सोची समझी है या वैसे ही हालात इस तरह के आए हुए हैं कि चुप करके वो वेट एंड सी कर रहे हैं। ये देखना होगा क्योंकि ये अगर वो पंजाब में अलाउ करते हैं, उनके लिए वैसे भी सेंटर में अपने आप को गवर्नमेंट बनाना वो पीडीएम की फॉर्म में ही अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है तो सबके साथ मिलके ही हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ पंजाब में रह गए हैं। जाके पीपल्स पार्टी अगर कोई पंजाब में सीटें ले जाती है और कोई अगर साउथ पंजाब में ले लेती है, अपनी 20, 30, 40 सीटें अगर कर लेती है 4-5 से, तो फिर उनके पास क्योंकि सिंध में भी हैं सीटें और मिला जुला के कोलिशन पार्टनर्स के साथ JUIN वगैरह वगैरह, तो वो इम्कान हो सकता है। उसमें फिर यही एक जो समझ आती है, जो मंतकी एक नज़र आता है कि अगर कोई इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो नून लीग फिर उस सूरत में ये है कि पंजाब पे लेके भी खुश होगी और ये इनके पास सेंटर और सिंध आ जाएगा पीपल्स पार्टी का, और यूँ मिला जुला के कर लीजिए। कि सबसे बड़ा इसके अंदर सवाल ये है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मफरूज़ा है। मफरूज़ा ये है कि PTI वाइप आउट हो जाएगी। सो ये ईजियर सेड देन डन। ये अभी तक इसके ऊपर जो है ना इशारे तो बेताशा आ रहे हैं कि क्लियरली जो है इस वक्त जो हालात हैं कि मुकदमात भुगत रहे हैं, दौड़े हुए हैं, मफरूर हैं, जेलों में हैं। तो एक काफ़ी पहले तो बिल्कुल छोटे छोटे लोग थे, 2-4-5 बड़े लोग भी उनके टूटे हैं कि जिस तरह फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, असद कैसर के भी मिक्स से बयानात आ रहे हैं। असद ने अपना ओहदा छोड़ा है, असद उमर साहब ने, और मगर पार्टी नहीं छोड़ी है। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, उसकी तरफ लोग देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ा झटका होगा। तो दूसरा इसके बाद फिर ये क्वेश्चन आता है कि जो खान साहब ये क्लेम करते हैं कि जनाब वो खंबे भी खड़े करेंगे तो जीतेंगे। पता नहीं ये रूरल पंजाब के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर, शहरों के अंदर तो वोटर होता है, रूरल के अंदर आप लोग उस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जिसके मतलब ये तासुर होकर ये पावर में आ रही है। तो इस वक्त तो लोग वहाँ पे अब ये लोकल बॉडीज़ के मैंने था ना शेड्यूल अनाउंस हो गया है, कोई और ही नहीं उसके ऊपर कर रहा है। 11 तारीख तक उन्होंने कहा है कि जो ग्रुप की फॉर्म में आप कर सकते हैं। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ये वो एक जाल था जो PTI ने ही नून लीग के लिए बिछाया था कि निचले टीयर के ऊपर उसको नॉन पार्टी करवा के या जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर 11 तक जो हैं वो आज़ाद लोग खुद नहीं इनफरादी तौर पे लड़ सकते, वो ग्रुप्स की फॉर्म में कराएंगे। तो उनके पेपर जमा करवाने की आखिरी तारीख 11 है। बाकी शेड्यूल नहीं आया कि कब होगा नहीं होगा, उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल हैं, कानूनी सवाल भी हैं, अखलाकी भी हैं, सियासी भी हैं कि अगर ये लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन पहले करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी एक चाल भी होगी कि आप नीचे से ही उनको फारिग कर देंगे PTI को। मगर ये एक डबल एज सोर्ड है कि अगर वहाँ से इनकी मर्ज़ी के रिजल्ट नहीं आते तो ये भी पता लग जाएगा कि PTI अभी भी ताकत में है। दूसरा फिर ये क्वेश्चन आ जाता है, अदालतों के लिए भी आ जाता है कि अगर सूबाई इलेक्शन के लिए पंजाब के अंदर फोर्सेस और पैसे नहीं हैं और वहाँ पे हल्का बंदियों की बहस चल रही है, तो क्या लोकल बॉडीज़ के बल्दियाती इलेक्शन में पंजाब के अंदर करवाए जाते हैं, वहाँ से कैसे ये चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। चलिए मैं कता कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। आमिर मतीन साहब इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। अपनी अदालतों के हवाले से जिक्र किया। इस वक्त माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब।
जी सलाउद्दीन साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने ज्वाइन किया। मैं ये आज जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, आई एम श्योर कि आपने बतौर वकील मुझसे ज़्यादा गौर से पढ़ी होगी, तो अभी 2-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अंदर जो है ना, वो आपसे समझना चाहते हैं। पहले तो ये बहस चल रही है कि उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, जो 14 मई के इलेक्शन की जो केस चल रहा था और जो ये रिव्यू का एक्ट आया उसके उन्होंने कहा इकट्ठा कर दिया जाए। तो बहस ये है कि ये एक तो नज़र सानी की दरख्वास्त और अपील के दरमियान का जो फ़र्क है कि ये आया इसके लिए आइनी तरमीम चाहिए या ये कानूनी उसके साथ हो सकता है, यानी 84(3) के अंदर जो अपील की गुंजाइश है। आपका क्या इस पर व्यू है? जी देखें, जो रिव्यू का सानी की जो दरख्वास्त होती है उसके क्या पैरामीटर्स हैं वो आइन में कहीं नहीं लिखे हुए। वो जो एक्चुअल या तो जिस तरह सिविल प्रोसीजर कोड में है वो एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, या सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ये पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं, तो उनकी आईनी हैसियत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कानून साजी के जरिए इसमें उसका जो लिमिट्स हैं वो एक्सपैंड भी किए जा सकते हैं, नैरो भी किए जा सकते हैं। मैं समझता हूं उसमें कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। सलाउद्दीन, ये इसलिए भी बैरिस्टर साहब ये इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े इसकी तशरीह के अंदर मुतज़ाद किस्म के बयान आए हैं कि तारड़ साहब ने इनिशली ये कहा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है कि क्या नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी उसकी अपील जो है वो हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इरफान कादिर साहब का ख्याल था कि बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद दूसरा बयान आया जो मिक्स आया है। आपका क्या ख्याल है? आप इसको कैसे तशरीह करते हैं? देखें, एक डेफिनेटली इस कानून में एक इशू जरूर आएगा कि देखें, फर्ज करें कोई अपना अब सुओ मोटो केसेस में तो अपना कितने अरसा दराज से केसेस डिसाइड किए जा रहे हैं। कोई 1990s में कोई केस अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला आया है तो आया, वो सब जिसे हम कहते हैं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस, वो सब आया दोबारा खुल जाएंगी। तो वो एक डेफिनेटली एक पेचीदा कानूनी सवाल है। मगर जहां तक आपने नवाज शरीफ साहब की नाअहली का जो मामला है उसका जिक्र किया, तो उसमें मैं समझता हूँ एक जो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है कि जो नाअहली के फैसले के खिलाफ तो उन्होंने पहले रिव्यू की थी और वो रिव्यू फिर खारिज हो गई, मगर जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो रिव्यू है वो अभी तक पेंडिंग है। तो नेचुरली अब 5 साल तो गुजर गए हैं उनकी नाअहली से। उनको अगर वो प्रोहिबिशन है उनकी पार्टिसिपेशन में, तो वो सिर्फ उस लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले की वजह से है। तो अगर उसकी नजरसानी होती है और नए कानून के मुताबिक होती है तो वो एक डेफिनेटली उनके लिए रास्ता मौजूद है। उस पे मैं नहीं समझता इतनी कोई कंट्रोवर्सी है। जी सलाउद्दीन, सबसे बड़ा इशू तो पिछले 4-5 माह से ये था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन पंजाब के अंदर होंगे कि या नहीं होंगे। तो अब इस मामले को तकरीबन हम ख़त्म ही समझें, क्योंकि अदालत ने आज खुद ये कहा, ये ऑब्जर्वेशंस दी कि ये नया कानून रिव्यू पास होने के बाद जो है तो ये उनका जो 14 मई का फ़ैसला था उसकी नज़र सानी की अपील की जा सकती है। तो ज़ाहिर है वो लार्जर बेंच होगा तो वो नए तरीके से सुनेगा, तो ये बड़े आराम से कुछ महीने मज़ीद गुजर जाएंगे। जी बिल्कुल, पहले तो ये फैसला होगा कि वो जो नजरसानी की दरख्वास्त है इलेक्शन के हवाले से वो ही बेंच सुनेगी या लार्जर बेंच सुनेगी। अब मेरी राय में तो जब वो कानून अभी में है, किसी भी अदालत ने उस कानून के खिलाफ कोई उसको ना कोई सस्पेंड किया है, ना कोई उसके खिलाफ कोई इंटरिम ऑर्डर है, बल्कि किसी ने उस कानून के खिलाफ कोई दरखास्त भी दायर नहीं की।
तो मेरी राय में तो अब जब तक वो कानून फील्ड में है तो आपको लार्जर बेंच बनाना जरूरी है। तो ये मामला जो हैं ये अब अगले हफ्ते डिस्कशन में आएंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने आज ये पहले भी कहा है, आज दोबारा फरमाया है कि मैंने 14 मई का फैसला कर दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी हैं, मगर चूँकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और मैं अली ज़फ़र साहब की कमेंट्स सुन रहा था कि वो बड़ा उनके जज्बाती किस्म के उनके आए थे कि जी मैं रात को सो नहीं सका, हकीकत में आइन मर चुका, और जो है वज़ीर आज़म समेत सब ने आइन से वफादारी का लक लिया है लेकिन कोई वफादारी नहीं निभा रहा, और ये आइन का कत्ल हो गया है। आइन की कमांड थी और 14 मई के बाद वो दफन हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं इस दोनों के? थोड़ा सा मुतजाद लगता है कि ये 14 मई का उनका फ़ैसला ये काफ़ी था कि मैंने दे दिया है, चाहे वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, इसमें एक जो मैं समझता हूँ अदालत की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस इशू में अगर ये फैसला वाकई इम्प्लीमेंट करवाना था तो थोड़ा इसमें जो रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से ये फुल कोड बना देते तो मैं समझता। देखें, ये सारी चीजें सिर्फ कानूनी टेक्निकलिटीज की नहीं होती। चीफ जस्टिस का जो रोल होता है उनको कई चीजों में स्टेट्समैनशिप भी दिखानी होती है, और कई मौकों पे द इम्प्रेशन दैट जस्टिस इज बीइंग सीन टू बी डन becomes even more important than justice is done। तो उस सूरत में अगर जो रिक्वेस्ट थी अगर फुल कोर्ट बन जाती, मेरी राय में तो फुल कोर्ट का भी फैसला यही आना था कि इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए। मगर चूंकि फुल कोर्ट नहीं बना और जो बेंच फिर बना उसमें वो 4-3 और 9 रुकनी और 7 रुकनी और फिर 5 रुकनी वगैरह वो सारी डिबेट में चले गए, तो एक हुकूमत को भी एक जवाब मिल गया कि उन्होंने कहा कि ये बेंच जो है ये हमारे खिलाफ किसी तरीके से बायस्ड है या ऐसी है। तो उस एक जवाब मिल गया जो कि जवाब शायद अगर फुल कोर्ट बन जाता तो वो जवाब पैदा ना होता। आपके जिस तरह आपने अभी फरमाया कि ये स्टेट्समैनशिप जो है दिखानी होती है, तो इसको कई लोग इस तशरीह को नज़रिया ज़रूरत के करीब समझते हैं कि आप स्पिरिट ऑफ लॉ की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जब फ़ैसले करते हैं तो बिल्कुल लार्जर बेंच बन जाता तो ये ना आता। मगर एज अ बैरिस्टर जो है, आप क्या समझते हैं कि बाद में स्टूडेंट्स ऑफ लॉ इसके अंदर ये 90 दिन के ऊपर तो किसी को बहस नहीं थी, मगर आज खुद नोटिस लेने के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई उसकी वजह से दूसरी आईनी शेख 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने की वो आड़े आई और इलेक्शन नहीं हो सका। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार स्टूडेंट्स ठहराएंगे फ्यूचर में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इसमें कतन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या ज़मीनी हक़ाइक़ देखने वाली बात ये है कि जब इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आए तो और एक रिक्वेस्ट बाकायदा रिक्वेस्ट की जाए, और ऐसे और हमने देखा है कि माजी में पिछले 1.5 साल में जितने भी अहम सियासी नौयत के आईनी जो मसाइल आईनी जो डिस्प्यूट्स हैं वो अदालत के सामने आए हैं, तो एक ही कॉम्पोजिशन होती है बेंच की। वो भी एक देखें प्रोसेस ऑफ जस्टिस, द प्रोसेस इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द आउटकम। तो अगर एक जो फरीकैन हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, और एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ये तासुर भी जा रहा है कि फलां जो बेंचेस हैं या फलां जो जज साहिबान हैं वो हमारे खिलाफ बायस्ड हैं वगैरह, तो वो तासुर दूर करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी ये बात है कि आप कानून के मुताबिक फैसला ना करें, या अगर बाकी जज साहिबान आ जाएंगे उस बेंच में तो वो भी कोई कानून के खिलाफ कोई फैसला देंगे, मगर वो प्रोसेस की सैंक्टिटी मेंटेन करने से फिर आउटकम जो है उसकी सैंक्टिटी मेंटेन होती है। सही है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना होगा आमिर साहब।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हम इकॉनमी के ऊपर और 9 जून को जो बजट पेश होने जा रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बड़े ही मोतबर और वार्मली मैं वेलकम करूंगी माहिर मौशियात हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून शरीफ, बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच हारून शरीफ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अभी इस ब्रेक पे मैं आपसे और आमिर साहब से कुछ इख्तलाफ कर रही थी कि सख्त ज़ुबान ना इस्तेमाल क्या करें, ज़रा सादा बताया करें, क्योंकि मैं भी एक घर में खातून की हैसियत से जब अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हूँ तो मुझे ये कंसर्न होता है कि बच्चों की फ़ीस और घर के किचन में आने वाली चीज़ें उनके क्या हालात वाक़यात होंगे, और आप लोग बजट खसारे और टैक्सों की भरमार और ज़र्रे मुबादले के ऊपर आके रुक जाते हैं। आज रिक्वेस्ट है थोड़ी सी सादा गुफ्तगू ज़रूर कीजिएगा। आपको वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये हारून बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग बोर हो जाते हैं कि ये हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो हम बाद में कर लेंगे। ये पहले इनका मसला और आवाम का मसला भी सबसे बड़ा उनको होता है महंगाई, कि जो 38% की महंगाई है उनके लिए महंगाई कुछ कम होने के इम्कानात इस बजट में आपको नज़र आ रहे हैं? जी आमिर, बहुत शुक्रिया। पहले तो इसको समझें कि जो 38% महंगाई की शरह है ये पूरे खित्ते में हमारे पास हम सेकंड हाईएस्ट हैं साउथ एशिया में। और जो एक आम घराना होता है सादा अल्फाज में, अगर वहां पर आपकी इनकम 50,000 रुपया है तो तकरीबन 24,000 रुपया वो अभी तक आपके फूड के ऊपर, घर की ग्रोसरी के ऊपर लगता था, तकरीबन आधा, 47.7%। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आप महंगाई की शरह बता रहे हैं वो तो ओवरऑल है। जो खाने पीने वाली महंगाई है फूड आइटम्स की, वो तकरीबन 48% से बढ़ रही है। तो अगर ये बढ़ जाती है तो जहां आप अपनी इनकम का आधा हिस्सा लगा रहे थे तो इसका मतलब है कि आप 60-65% वहां पर अपनी ओवरऑल इनकम अब खाने पीने पे लगा रहे हैं, जिसके बड़े सीरियस नताइज हैं। देखिए आपकी इनकम तो बढ़ नहीं रही, इकोनॉमी स्लो जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं काट रहे हैं। या तो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन ज्यादा बढ़ जाएगी, हम कम खाना खाया करेंगे, या ये है हम कोई फैमिली सिल्वर बेचना शुरू कर देंगे, स्कूलिंग बंद कर देंगे, क्योंकि खाना तो एक इसेंशियल आइटम है, आपने फूड आइटम्स तो खरीदते हैं। तो जो लोअर तबका है 40% हमारी आबादी का, वल्नरेबल और गरीब, मुझे इस वक्त उनके ऊपर ये एक बहुत मुश्किल दिखाई देता है। बजट में रिलीफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दी जाएगी और यूटिलिटी स्टोर के थ्रू दी जाएगी। BISP का सिस्टम काफी अच्छा है और एटलीस्ट हाउस होल्ड तक पहुंचता है। जहां तक यूटिलिटी स्टोर का सिस्टम है उसकी बहुत बुरी गवर्नेंस है और उसका इम्पैक्ट हमें बिल्कुल कभी भी नजर नहीं आया। तो अल्लाह करे कि गवर्नमेंट जो है वो टेस्टेड और अच्छी चीजों से कुछ रिलीफ देने की कोशिश करे लोअर एंड ऑफ द पीपल। जो मिडिल क्लास फैद पोश तबका है, फिक्स तनख्वाह वाला, वो सबसे ज्यादा पिसेगा, क्योंकि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी क्वालिफाई नहीं करता और उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना होता है सोसाइटी में, और उनके ऊपर इस वक्त बेइंतहा मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ये मैक्रो पे मैंने कहा ना बाद में आएंगे कि मेरा ख्याल प्रोड्यूसर साहब अकमल साहब अगर साथ में दिखाते रहें, और सरबत अगर आप ये आटे चावल का रेट बता दें इस वक्त लोगों को, तो उसके बाद ये 20 किलो का आटा जो है ना वो ये हमने पहले मई 2022 में 1224 का था, अब 2696 का हो गया है। और चावल इस तरह ही 108 के थे, 201 रुपए के हो गए हैं। ये पूरी लिस्ट जो है ना अकमल साहब साथ में दिखाते रहें। मगर मैं जो आम आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन फूड आइटम्स के अलावा होता है कि तेल, गैस, बिजली, पानी, पेट्रोल, इसके अंदर कोई कमी आप देख रहे हैं कि आ सकती है? देखिए, जहां तक आपकी यूटिलिटीज हैं जैसे फ्यूल है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड भी करता हूं और होप कर रहा हूं कि कोई टारगेटेड सब्सिडी आएगी। हमेशा हम कीमतें कम करते हैं कि लैंड क्रूजर के लिए भी कम कर देते हैं और मोटरसाइकिल के लिए भी। तो इस दफा अगर ये टारगेट समझा दें आम आदमी को टारगेटेड समझा दें। जी, आम आदमी को टारगेटेड इस तरह जी कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ आमदनी के लेवल हैं।
तो जिनका आमदनी का लेवल नीचे के 40% में आता है, जिनको अपने डे टू डे लिविंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उनके लिए सस्ता कर दें। अमीर के लिए और अपर मिडिल क्लास इनकम लेवल के लिए सस्ता ना करें, बल्कि अमीर को तो टैक्स करके उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करें। होता यह है कि हम अक्रॉस द बोर्ड कीमत जब घटाते हैं तो उसका गरीब को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि जो ऊपर के तबकात हैं वो फायदा उठा जाते हैं। ये कोविड के दिनों में भी हमने देखा, और इसके तरीके बड़े मुस्तनद दुनिया में बने हुए हैं। हमारे पास इस वक्त सारा डेटा अवेलेबल है लोगों की आमदन का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। हमें उसके थ्रू कूपन देने चाहिए कि आप इस कीमत पे पेट्रोल ले सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है, जहां तक खाने पीने की अशिया है, जैसे मैंने अर्ज किया, हम गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर को इस्तेमाल करती है जहां पर बहुत ज्यादा पिलफरेज चोरी भी है और उनके सिस्टम भी बहुत कमजोर हैं। अगेन उससे बेहतर ये होगा कि अगर कोई फूड स्टैम्प या राशन स्टैम्प्स दी जाए कि आप किसी भी स्टोर से इस कीमत पे ले सके और जो बाकी का हिस्सा है वो हुकूमत दे सके। तो मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि टारगेटेड सब्सिडी कैसे चलती है और ये किन लोगों के लिए होती है। अगर हम सबके लिए दे पाएंगे, एक तो ना इतनी गुंजाइश है और दूसरा सब इसको आमिर साहब डिजर्व भी नहीं करते, और इंटरनेशनल इदारे खासतौर पे IMF वगैरह अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी को तो कभी भी कबूल नहीं करेगा। जी देखेंगे बजट में आपके इस ख्वाहिश को कितना एड्रेस करते हैं। अब मैं मैक्रो पे भी आ जाता हूँ। मैक्रो से मुराद आम आदमी को ये है कि IMF का जो हमारे साथ मुआहिदा है वो सबको, अब तो मेरे बच्चे को पता चल गया है कि उसके बगैर इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते, वरना ये मुल्क जो है बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए उसकी जो हमें बताया जाता है कि 3 शराइत हैं। एक एक्सचेंज रेट, वो कह रहे थे इसका मैकेनिज़्म, यानी डॉलर का ऊपर नीचे जो जाना है इसको आप ठीक कर लें, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा। 25 रुपये ऊपर रुपया चला जाता है और एक दिन में 5-10 रुपये नीचे आ जाता है। तो उनसे ये नहीं हल हो रहा। दूसरा हमें बताया गया था कि जी गारंटियाँ चाहिए आपके, जो बाकी मुल्कों से आपने पैसे लेने हैं, तो उसके अंदर भी बताया जाता है कि 3-3.5 बिलियन डॉलर की कमी है, अभी वो नहीं हो रहा। तो मेरा आपसे सवाल ये है हारून साहब कि जो तीसरी शर्त थी कि वो बजट उनके साथ या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया जाए, और वो स्टार्टर है कि अगर वो उम्मीद रखनी है कि उनके साथ बाद में ये कोई मुआहिदा हो सके तो उनकी मर्ज़ी जो उनकी उसके लिए कंडीशंस हैं उसके मुताबिक। तो आप क्या देख रहे हैं कि बजट उनकी कंडीशंस के मुताबिक बनाया जाएगा या बहुत पॉपुलर वोटर के लिए बनाया जाएगा? जी मैं दोनों एक्चुअली सुन रहा हूँ। होता ये है आमिर के जो थोड़ी सी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या मैच्योर हैं, वो पहले एक बजट का स्ट्रेटजी पेपर लोगों से शेयर करते हैं कि जी इस बजट में हमारी ये पॉलिसी, क्योंकि बजट जो है वो पॉलिसी की रिफ्लेक्शन होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी तो इस वक्त है नहीं, तो ये तरजीहात की रिफ्लेक्शन है कि हुकूमत की तरजीह क्या है, जो आपका सवाल है कि आया उनकी तरजीह फिस्कल टाइटनिंग और मॉनेटरी कंट्रोल है जो कि IMF कह रहा है, या उनकी तरजीह ये है कि उन्होंने MNAs को पैसे देने हैं, उन्होंने सब्सिडीज बढ़ा देनी है, उन्होंने कीमतें गिरानी है और उनको आर्टिफिशियली कंट्रोल करना है और लोगों को उन्होंने खुश करना है अपनी स्कीमों से। 2 तरह के तज्जिए मैं पढ़ रहा हूँ। एक तो ये है कि 9 मई के बाद जो उनकी मेजर अपोजिशन थी, क्योंकि उसके अंदर कमजोरी आ गई है, तो शायद बजट इतना पॉपुलिस्ट ना आए, उनको उसकी जरूरत कम हो गई है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि वो 3 माह से ऊपर नहीं सोच रहे हैं और वो एक पॉपुलिस्ट बजट देंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे, पेंशन भी बढ़ाएंगे, आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बढ़ाएंगे, MNAs को पैसे भी देंगे, और इसके बाद सारा मलबा, क्योंकि मिनी बजट लाना पड़ेगा IMF के लिए, जो भी नई हुकूमत आएगी वो उसके ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन आइडियली अल्लाह करे कि ये एक बैलेंस्ड बजट दे पाए कि जिसपे IMF को, जैसे मैंने अर्ज किया, टारगेटेड सब्सिडी पे एतराज नहीं होगा। IMF को जो है आपकी अक्रॉस द बोर्ड जब आप अमीर को भी देते हैं पेटनेज, उस पे एतराज होता है। हाँ, मार्केट में ये जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से इंपोर्ट रोक रहे हैं,
ये आईएमएफ को एतराज होगा, क्योंकि आईएमएफ जो है फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है। तीसरी चीज ये है, इसी तरह वो फ्री मार्केट मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है डॉलर और रुपए की कीमत के तयन में। अब ये चीजें अगर हुकूमत कर देती है, जहां तक बाहर के ममालिक के पैसों का ताल्लुक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ मिलके ऐसे करना पड़ेगा कि कुछ पैसे 1-2 अरब डॉलर के बॉन्ड फ्लोट करने पड़ेंगे जब आईएमएफ के साथ इनका एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन लंबी होती है। ये डिपॉजिट आमिर साहब 1-1 साल के हैं, तो इनकी कोई हमेशा रहने की गारंटी नहीं है। जिस तरह आपने भी फरमाया कि ये जो पॉलिसी चल रही है कि आप अपनी इंपोर्ट्स रोक के जो है ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह ये आम आदमी के लिए सरबत बड़ी खुश होंगी इस पे, क्योंकि ये इस मामले में पहले मुझसे बात कर रही थी कि 8 बजे जिस तरह बचत, ये जो फ्यूल की बचत के लिए 8 बजे दुकानें बंद कर देनी, और क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं फ्यूल को, पेट्रोल को ख़रीदने के, तो उसका आसान तरीका है कि लोगों को लोड शेडिंग करो और उसके बाद जो है 8 बजे मार्केटें बंद करो, और आवाम आदमी को जिससे कि ज़्यादा होती है तकलीफ़ होती है। मगर हम देखते हैं जब बजट के अंदर आता है तो गवर्नमेंट वो जो बड़े सब्सिडीज़ हैं वो ये बिग इंडस्ट्री को और बड़े उसके अंदर भी उस तबके को जिसे हम रेंट सीकर्स कहते हैं, वो उधर देने में बहुत माइल नज़र आते हैं, गरीबों को जितनी मर्जी तकलीफ पहुंचती रहे। जी, आपकी बात में बड़ा वजन है कि जो हमारी इशराफिया है, वो जिसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सट्रैक्टिव प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, उन्होंने वो गरीब को एक्सट्रैक्ट करके उनको पैसा दिया जाता है, और वो एक नेक्सस ऐसा बना हुआ है कि जो सियासी पार्टियां हैं उनकी फंडिंग भी वहां से आती है, रिश्तेदारियां भी हैं और इकट्ठे बिजनेसेस भी हैं। लेकिन अब तो आमिर साहब 2-3 रेड लाइंस तो बड़ी क्लियर है। देखें, 0.29% आपकी ग्रोथ के ऊपर ना तो आपका टारगेटेड टैक्स कलेक्ट हो सकता है, आपका 8.5% टैक्स टू जीडीपी रेशियो आ गई है, जो कि पिछले 10-15 साल में सबसे कम सतह पे है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, इन्फ्लेशन हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है। डेट, अगर आप बजट में देखिए, पिछले साल तकरीबन कोई 3.7 ट्रिलियन रुपया कर्ज की अदायगी का था, जो कि बजट का कोई 35-36% बनता था। इस साल 7.3% हो गया, ट्रिलियन हो गया है, जो कि 52% बजट बनेगा। तो डे 1 में अगर बजट आपका 14 ट्रिलियन रुपए का है, तो उसमें से आधे से ज्यादा पैसा तो कर्ज में चला गया। अब ये रेड लाइंस हैं, इन रेड लाइंस के ऊपर पाकिस्तान को इमरजेंसी प्लानिंग की जरूरत है। एनर्जी कंजर्वेशन, डेट रीप्रोफाइलिंग और इन्फ्लेशन, ये तीनों इस वक्त हमारी रेड लाइंस हैं, और हमारे पास इनको कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई हमने आगे टेबल पे नहीं रखा है। बजट तो आप देखें, सैंक्टिटी बजट की मैटर करती है। अगर ये बजट पॉपुलिस्ट बना देते हैं तो वो 2 से 2.5 माह होल्ड नहीं करेगा, और हिस्टोरिकली उसने हमारी मईशत को धचका पहुंचाया है जब भी हमने अननेसेसरीली सियासी तौर पे एक पॉपुलर बजट देने की कोशिश की। अगर हम बिल्कुल कंट्रोल्ड बनाते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये लोग कहेंगे कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जाया हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से निचले तबके को अपना घर चलाने के लिए इस बजट में देना चाहिए। हुकूमत को ड्रास्टिकली अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस को कट करके पास ऑन करना चाहिए, और जो हमारे जिन इंडस्ट्री को हमने शेल्टर दिया हुआ है या प्रोटेक्शन दी हुई है, अब वक्त आ गया। डजंट मैटर कि कोई 1-2 इंडस्ट्रियां बंद हो जाएं, लेकिन हम अब मजीद ये अफोर्ड नहीं करते। एनर्जी कंजर्वेशन का एक ह्यूज प्लान चाहिए, कारपूलिंग, सड़कों को बंद करना, दुकानों को टाइम पे बंद करना, ये, लेकिन हमारी अभी तक नजर ये आता है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर। सही है, बिल्कुल वक्त नया हो गया, मगर हमारे पास टोटके हैं वो सारे पुराने। बहुत शुक्रिया अरुण साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बात तो इकोनॉमी पे करनी थी, मगर आमिर साहब कौन सी खबर दबाकर बैठे हैं, जल्दी से बता दीजिए।
मैं नहीं दबा के बैठा, इस वक्त वो पूरे ज़द-ए-आम है जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जहांगीर तरीन साहब का भी वगैरह वगैरह, इस गुब्बारे में भी हवा नहीं आई, तो थोड़ी सी हवा भर दी गई है। तो एक तो उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अनाउंस कर दिया है, वैसे बड़ा मुश्किल ज़ुबान पे इस्तेहकाम का लफ्ज़ चढ़ता है और पता नहीं इस्तेहकाम इससे कितना आएगा, मगर 120 लोगों का टोटल बताया जा रहा है कि शामिल इसमें हो रहे हैं। मगर दो बड़े नाम जो ये तस्वीर अगर दिखा सकें कि जो शामिल हो गए हैं या हो रहे हैं, वो ये तस्वीर के अंदर तो नज़र आ रहे हैं। एक तो वो हैं जो रोक सके तो रोक लो तब्दीली आई रे, ये गाना जिसके पता नहीं बानी है या नहीं, बड़े शौक़ से गाते थे। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर भी रहे, तो ये जहांगीर तरीन के ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ में वो अली ज़ैदी साहब जो ये फरमाते थे कि माथे पर रख कर अब गोली भी मार दोगे तो मैं इमरान खान नहीं छोड़ूंगा। तो अब पता नहीं कौन सी गोली इनको खिलाई गई है, ये एस्प्रिन की गोली से ही जो है ना पार्टी छोड़ गए हैं। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो अब ये अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में तो लोगों के शख्सी वोट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लोग अफराद को बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उन्होंने थाना कचहरी से उनको बचाना होता है और वो उस शख्स को वोट देना पसंद करते हैं जो उनके मुश्किल वक्त में, और वो ज़्यादा मुश्किल पेट्रोनेज की सियासत जिसे कहते हैं थाने कचहरी में काम आता है। तो ये शहरों में ये देखना होगा कि ये इमरान इस्माइल साहब या अली ज़ैदी साहब पीटीआई के अगेंस्ट जाके कितने वोट ले आएंगे। मगर मैसेज तो एक गया है कि ये पीटीआई के जो ऑपरेशन हो रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़, वो बड़े लेवल पे हो रहा है। अब ये सिलसिला कहाँ जाके शुरू होगा, इट इज़ ओपन टू क्वेश्चन नाउ। मगर ये भी फैसला हो गया, अब मेरा ख्याल है कि इसी पार्टी किंग्स पार्टी जो बनाई जाएगी इसको बनाया जाएगा। अब इसको पीडीएम के साथ आमिर साहब वक्त शेयर किया जाएगा नहीं होगा, ये देखेंगे। ठीक है, ये देखना बाकी है। मगर देसी जुबान में कहा जाता है और कहा जाता है कि क्या किला मजबूत हो गया। ये दो नाम शामिल हो गए तरीन साहब के साथ, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब उनका किला मजबूत होने जा रहा है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।